हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा था गैल्वेनिक सेल में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। उसका एनालिसिस हमने पढ़ लिया था और लास्ट में जाते जाते हमने बता भी दिया था कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन जो हाफ सेल होता है उसका एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही है, बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है। इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ सिंपल मेटल आयन हाफ सेल। कैसे, मैं चलो इसको एक बार फिर दोबारा से बताता हूँ। हमने ये भी कहा था, देखो एग्जाम्पल यहाँ से लेकर के हमने फाइनल कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था कि जैसे मान लो ये था E ऑफ Cl माइनस AgCl Ag। हालांकि ये रिपीटिशन है, मैं पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ, पर फिर भी क्या है ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड अनायन। अब ये E की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कंसेंट्रेशन इज नॉट 1m, कुछ भी होगी 0.1m, 0.2m, 0.5m, 10 to the power minus 2m, जो भी कंसेंट्रेशन हो। ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट में आ रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ हुआ। इट इज जस्ट इक्वल टू द सिंपल मेटल आयन पोटेंशियल, मेटल पोटेंशियल इन रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन में है तो ये भी रिडक्शन में लिखना होगा, वेयर Ag प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, व्हाट इज Ag प्लस कंसेंट्रेशन, दैट इज KSP, Ag प्लस इंटू Cl माइनस इक्वल टू KSP, तो KSP अपॉन Cl माइनस, KSP अपॉन Cl माइनस। तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन इक्वल टू KSP अपॉन Cl माइनस। Cl माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, KSP भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। बगैर डेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉपर डेटा देखिए तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन पता है तो मेटल आयन का पोटेंशियल बड़ा आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिया था, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं लास्ट लेक्चर वाला, कि मान लो मुझे पोटेंशियल निकालना है किसका, सल्फेट आयन PbSO4 एंड लेड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। बताओ ये ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ, अगेन रिडक्शन हाफ, इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड में है, तो ये अगेन किसके बराबर होगा, सिंपल मेटल आयन हाफ सेल। कौन सा, E इज Pb2 प्लस Pb, E Pb2 प्लस Pb विल बी द पोटेंशियल। और ये वेयर यू कैन से दैट Pb2 प्लस कंसेंट्रेशन यू कैन राइट KSP ऑफ PbSO4 अपॉन कौन, सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन, जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी, क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। बट सर ये अब आप हर एग्जांपल जो है रिडक्शन में ले रहे हो, एक ऑक्सीडेशन पे तो लेके दिखाओ। अरे ये लो, मान लो इसी को मैं उल्टा कर दूं, ऐसे लिखा हुआ हो, E फाइंड आउट करो, किसका E, लेड PbSO4 SO4 2 माइनस, E PbSO4 SO4 2 माइनस। मान लो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, अब आप साफ दिखाई पड़ता है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट में शो किया है, तो फिर ये एक सिंपल मेटल आयन हाफ सेल के पोटेंशियल बराबर होगा, कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये E क्या लिखेंगे फिर, Pb कन्वर्टेड टू Pb2 प्लस, वेयर बाकी तो सब ठीक है ही, Pb2 प्लस कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, KSP ऑफ PbSO4 अपॉन SO4 2 माइनस, KSP of PbSO4 upon SO4 2 minus. So like that we can calculate. आ गई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर रिडक्शन में है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिंपल मेटल आयन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिंपल मेटल आयन हाफ सेल, एंड Pb2 प्लस कंसेंट्रेशन वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट KSP अपॉन SO4 2 माइनस। आ गई बात समझ में। अच्छा ऐसे और पूछो, और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल ही तो हैं, अभी क्वेश्चन भी लेंगे। अब ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी बहुत आसान है फिर तो। मान लो क्वेश्चन में और एग्जांपल ले लें, जैसे ये E CrO4 2 माइनस Ag2CrO4 सॉलिड सिल्वर। जरा देखियो इसे, ध्यान से देखो, किसी चीज को अच्छे से समझना हो तो और ध्यान से देखो, घूर कर देखो इसे, घूर के बढ़िया से देखो, क्या है ये, मेटल, क्या है ये, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, वाटर में इनसॉल्युबल है, पीपीटी के रूप में रहता है, नहीं घुलता। और ये क्या है, एनायन, तो अगेन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल,
रिडक्शन में है या ऑक्सीडेशन में? रिडक्शन हाफ, इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिंपल दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल कौन? Ag प्लस कन्वर्टेड टू Ag, वेयर अब Ag प्लस कितना होगा? आप ध्यान दो, Ag2CrO4 है, 2:1 सॉल्ट है ये। 2:1 सॉल्ट का मतलब होता है कि 2 कटायन के बदले 1 एनायन आएगा। तो वेयर कंडीशन कौन सी लगेगी? Ag प्लस का स्क्वायर कंसेंट्रेशन इनटू क्रोमेट आयन विल बी इक्वल टू Ksp ऑफ Ag2CrO4। यहां से फिर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन जब कैलकुलेट करोगे तो वुड बी इक्वल टू Ksp ऑफ Ag2CrO4 अपॉन कितना? CrO4 2 माइनस की कंसेंट्रेशन की पावर हाफ। तो गाइज ये तरीका है, इस तरीके से आप ये बात फाइंड आउट कर सकते हो। तो Ag प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू Ksp अपॉन CrO4 2 माइनस की पावर हाफ। अब ये तो क्वेश्चन में दी होगी, Ksp भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो Ag प्लस फाइंड आउट कर लेंगे और सिंपल Ag प्लस Ag का पोटेंशियल, रिडक्शन का पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन में है ये, रिडक्शन का पोटेंशियल वी कैन फाइंड आउट। तो गाइज ये तरीका है। अब यहीं पे एक बात आती है, ये तो सर आपने नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछ ले तो क्या करें फिर? अरे तो क्या, तो फिर तो बहुत आसान, जैसे क्या एग्जाम्पल लो, यही बदल लो जरा, ये वाला आपसे ये पूछ लें E0 Cl माइनस, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब तो और आसान हो गया कैलकुलेशन। क्यों आसान हो गई कैलकुलेशन? क्योंकि आपको पता है कि अगर E0 पूछा है तो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन तो कितनी हो गई? 1m। अब तो और आसान हो गया। दिस इज इक्वल टू सिंपल Ag प्लस Ag पोटेंशियल वेयर Ag प्लस कंसेंट्रेशन वुड बी इक्वल टू Ksp ऑफ AgCl अपॉन Cl माइनस, और Cl माइनस किसके बराबर है? वो 1m है, और कैलकुलेशन आसान हो गई। अरे ये 1m है, जब ही तो नॉट लिखा है यहाँ, E0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज 1m। तो जैसे यहां पर आप Cl की कंसेंट्रेशन जो दी हुई होती है वो वहां रखते, यहां पर 1 रख दिया। अगेन यू कैन फाइंड आउट सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल, यू कैन फाइंड आउट मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल पोटेंशियल। गाइज ये एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, इतने सारे एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब तो थोड़ी बुद्धि लगाओ और कहो कि यस नाउ वी हैव अंडरस्टूड एंड रेडी फॉर क्वेश्चंस। सो लेट्स टेक क्वेश्चन ऑन मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल। पूरी बात नोट करो पहले। Noted? चलिए let us take the question. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड हाफ सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। फाइंड हाफ सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मान लो Agi सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड प्लस I माइनस। हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। गिवन Ksp दिया हुआ है Agi का, दिस इज 10 to the power माइनस 16, और क्वेश्चन ने कहा है कि E0 ऑफ Ag प्लस Ag। हाँ लेकिन बड़ा स्टैंडर्ड डेटा है, अब तक तो याद भी हो गया। व्हाट 0.8 वोल्ट, 0.79 होता है, बट क्वेश्चंस में हम 0.8 भी दे देते हैं, चलेगा। ये क्वेश्चन है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, मैं ही बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपको हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इसका। कौन सा हाफ सेल है ये? मेटल भी है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट भी है और एनायन भी है।
तो ये मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। और कैसे वर्क कर रहा है? रिडक्शन में वर्क कर रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो क्वेश्चन चाह रहा है कि हमें ई नॉट बताओ। स्टैंडर्ड कंडीशन बोला इन्होंने, तो ई नॉट बताओ। किसका बताओ? रिडक्शन में मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट मतलब आई माइनस AgI Ag ये बताना है, विच इज इक्वल टू व्हाट? तरीका बताया था। इक्विवेलेंट सिस्टम क्या बना? इक्विवेलेंट Ag प्लस Ag, ये पोटेंशियल बताना है। वेयर Ag प्लस इज इक्वल टू व्हाट? Ag प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? KSP 10 की पावर माइनस 16 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस विच इज 1 10 की पावर माइनस 16 m। कर लो अब। तो क्या इसकी रिएक्शन क्या है जरा देखना। तो इसकी करस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे ही तो लिखते हो मैं, सिंपल मेटल मेटल हाफ सेल का। तो क्या रिएक्शन होगी? ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.06 ले लो अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व। लॉग ऑफ व्हाट? लॉग ऑफ व्हाट? 1 अपॉन Ag प्लस। रख लो वैल्यू। Ag प्लस भी कंसंट्रेशन पता है 0.8 वोल्ट माइनस 0.06 लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 16 मतलब 10 की पावर प्लस 16। 1696 0.8 माइनस 0.96 आंसर माइनस 0.16 वोल्ट। दैट्स इट। यही आंसर है जो पूछा था। जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन। ये डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेन 7-8 साल पहले। अगेन आ सकता है क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी ताज़ा पढ़ा है तो आसान लग रहा होगा, ये इतना आसान क्वेश्चन माने नहीं जाते। मेटल मेटल इंसॉल्युबल एक तरीके से कई बच्चों के लिए ट्रबल्ड एरिया है। तो ये ट्रबल्ड एरिया को स्मूथ एरिया बनाना है तो इसे 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार पढ़ें, अच्छे से समझें इस बात को। तो गाइज ये था इसके ऊपर क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, नोट इट डाउन। नोट करें। मान लो क्वेश्चन ऐसे कि फाइंड सेल EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। फाइंड सेल EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। तो इस फॉलोइंग सेल का EMF क्या होगा जरा एक बार देखो तो सही। AgI पोटेशियम आयोडाइड कंसंट्रेशन 0.01 m। उसके बाद मान लो BaCl2 0.1 m एक्वस एंड दिस इज मान लो यहाँ पर AgCl एंड Ag। ये है सेल। आपको इसका पोटेंशियल बताना है और KSP का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन KSP of AgCl is 10 to the power minus 10 and KSP of AgI is 10 to the power minus 16। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगाओ थोड़ा दिमाग, आप ही लगाओ, करो सॉल्व क्वेश्चन को। अब ये भी सिखाया है कि मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन वालों का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनफ प्रैक्टिस यू हैव डन इन नस्ट इक्वेशन। तो अल्टीमेटली नस्ट इक्वेशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी। साथ में मान लो क्वेश्चन ये भी कह दे ऑल्सो राइट सेल रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन भी लिखनी है तो लिखो, डू इट। अरे हाथ चल रहे हैं लिखने के लिए, ये सोच रहे हो यूं करके यूं देखते रहेंगे इसको। दिमाग अभी पढ़ा है सब कुछ आपने,
ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल वाले पे तो मैं वैसे ही थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। इंपॉर्टेंट भी तो बहुत है, चाहे वो जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड हो। आओ इधर क्वेश्चन को देखो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा, अपना आंसर मैच करना। क्या है ये? मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल वर्किंग एज एनोड। तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट सिस्टम हो गया Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस एक्वस विद अ कंसंट्रेशन मान लो C1, और ऑफ कोर्स दिस C1 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? तरीका पता है, बिकॉज सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू AgI, तो KSP ऑफ AgI जो कि 10 की पावर -16 है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस जो कि 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -14 है। सॉल्ट ब्रिज BaCl2 AgCl Ag। अब यहां पर किसके बराबर है ये कंसंट्रेशन? ये भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, और Cl माइनस Ag प्लस Ag सॉलिड एक्वस। यहाँ कंसंट्रेशन मान लो C2 है, ऑफ कोर्स C2 किसके बराबर हो गया? KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -10 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कंसंट्रेशन इज नॉट 0.1 m, डबल आएगी, Cl माइनस टूटने के बाद दुगना 0.2 m, तो कितना 5 × 10 to the power -10 m हो गया। अब तो क्या सिंपल, मेटल मेटल आयन इन ऑक्सीडेशन, मेटल मेटल आयन इन रिडक्शन। इसकी रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस C1 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? Ag प्लस C2 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag। कैंसल्ड आउट, सॉलिड है तो इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट, ओवरऑल Ag प्लस C2 कन्वर्टेड टू Ag प्लस C1। ये इक्विवेलेंट सिस्टम बन गया, और इसका पोटेंशियल अगर x था तो इसका पोटेंशियल -x हो गया। इक्विवेलेंट सिस्टम इज ए कंसंट्रेशन सेल। नो नो नो, ओरिजिनल सेल इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। ये पॉइंट भी लिखवाऊंगा मैं अभी। ओरिजिनल सेल इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। मटेरियल सेम नहीं है, यहाँ AgI है, वहाँ AgCl है, डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर, सो इट इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल, बट इक्विवेलेंट सिस्टम कन्वर्ट्स इनटू द कंसंट्रेशन सेल, एनालिसिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन सेल। Original cell is not a concentration cell. So इसके ऊपर next equation to E cell would be equal to 0 minus 0.06 ले लो upon 1 log of what? C1. What is C1? 10 की पावर -14 upon C2. What is C2? 5 × 10 की पावर -10। तो यहाँ से जरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई? -0.06 log of 10 की पावर -4, तो 1/2 हो गया, 5 दूनी 10, 0.2 × 10 to the power -4, 2 × 10 to the power -5, तो -0.06 5 माइनस या -5 प्लस log 2.3, तो 0.06 × 4.7, तो 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 28, 2 और 1 3.28 वोल्ट। या कैलकुलेशन एक बार देख लेना प्लीज़, है ना। तो 0.06 और ये लॉग लेंगे तो log 2 प्लस log -5, तो -5 प्लस log 3 4.7 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 4.7 से 6 7 42 और 6 चौक 24 और 4 28 0.282 वोल्ट इज द आंसर। ये आंसर आ गया। एक पार्ट और बचा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्या सेल रिएक्शन क्या होगी? तो सेल रिएक्शन, ये कोई सेल रिएक्शन थोड़ी है, ये तो इक्विवेलेंट सिस्टम है। तो व्हाट इज सेल रिएक्शन? तो वी कैन राइट द सेल रिएक्शन। कैसे लिखेंगे सेल रिएक्शन? आपको मेटल मेटल इंसॉल्युबल के रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में हाफ सेल रिएक्शन लिखने आने चाहिए, जो कि सिखाए गए हैं आपको। कैसे, मुझे ये थोड़ा क्लीन करना होगा तभी तो लिखूंगा। जरा एक बार ये नोट कर लो, पहले नोट करो, ये वाली बात नोट करो, नोट इट डाउन। क्या, जरा सेल रिएक्शन देखना क्या है ये। मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट ऑक्सीडेशन में, और ऑक्सीडेशन की इक्वेशन क्या थी?
Ag प्लस आई माइनस कन्वर्टेड टू AgI प्लस इलेक्ट्रॉन। ये थी इक्वेशन ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन हाफ की इक्वेशन, रिडक्शन हाफ की इक्वेशन क्या थी? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। ऐड करोगे तो Ag कैंसल्ड आउट, इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई? AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन एक्वस कन्वर्टेड टू AgI सॉलिड प्लस Cl माइनस। ये है सेल रिएक्शन गाइस, ये है सेल रिएक्शन। तो इसका मतलब सेल रिएक्शन से साफ मालूम पड़ता है कि एनोड हाफ और कैथोड हाफ का मटेरियल सेम नहीं है। एक केस में AgCl है और एक केस में AgI है। इट इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। तो लिख लो, नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है। ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है शीट में, डीपीपी में। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आएगा। टेस्टों में भी पूछा जाता है, क्या ये कंसंट्रेशन सेल है? नहीं, दिस इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। इसका ई नॉट सेल इज नॉट जीरो। ई नॉट सेल इज नॉट जीरो, और कंसंट्रेशन सेल के लिए तो ई नॉट सेल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो गाइज ये था, दिस इज द वन। ये सेल रिएक्शन है। अच्छा, सेल रिएक्शन देखने में लग ही नहीं रहा कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सेल में होने वाली इंडिविजुअल रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होंगी, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, बट फाइनल रिएक्शन नीड नॉट लुक लाइक रेडॉक्स रिएक्शन। सो फाइनल रिएक्शन अकरिंग इन galvanic cell need not look like redox reaction. तो फाइनल रिएक्शन अकरिंग इन गैल्वेनिक सेल नीड नॉट लुक लाइक रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को ऐसा महसूस, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ कि रिएक्शंस अकरिंग इन द गैल्वेनिक सेल एंड एज वेल एज कंसंट्रेशन। दो तरह के सेल पढ़ने हैं, गैल्वेनिक सेल जो कि पूरा होने वाला है थोड़ी देर में, और दूसरा कंसंट्रेशन सेल। दोनों में ही जो रिएक्शंस होंगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। बट कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं, ये तो आयन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक तरीके का, ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हो ही नहीं रहे। अरे सुनो, हाफ रिएक्शंस में रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, तो फाइनल रिएक्शन डज नॉट नीड नॉट लुक लाइक रेडॉक्स रिएक्शन। तो गाइज ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। इस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लोगे ना इस टाइप का, तो बस फिर क्या, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो गाइज ये था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल, एनायन हाफ सेल। तो चलो एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑन इट। पहले नोट करो पूरी बात। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। मान लो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लूं, फाइंड सेल ईएमएफ एंड राइट सेल रिएक्शन। क्या? AgCl, AgCl, KCl 0.1 m, AgNO3 एक्वस Ag, ये भी 0.1 m। और मान लो KSP का डेटा दिया हुआ है 10⁻⁻⁻। जरूरत पड़े तो ये वाला पोटेंशियल का डेटा भी यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, एंड दैट इज 0.8 वोल्ट। ये तो डेटा है, आपको दे दिया, जरूरत पड़े तो यूज करो, नहीं तो मत करो। सेल पोटेंशियल और सेल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, करो सॉल्व। चलो पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं, सेल पोटेंशियल भी देख लेंगे। सेल रिएक्शन लिखिए जरा, तुम ही लिखो, मैच करवाना अपना आंसर।
फिर बताना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिखो जरा सेल रिएक्शन। लिखी। देखो क्या है ये, बताओ क्या है ये, क्या है ये? मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल वर्किंग एज एनोड, ऑक्सीडेशन में वर्क कर रहा है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्या होगी? Ag प्लस Cl माइनस कन्वर्टेड टू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एक्वस है, इनका एक्टिव मास तो कांस्टेंट है, सॉलिड्स का एक्टिव मास तो कांस्टेंट होता है। अच्छा ये क्या जरा देखना, ये तो सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, ये नहीं है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इट इज सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो यहां Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag, Ag कैंसिल्ड आउट, और अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, व्हाट? AgCl। ये है सेल रिएक्शन। अभी अभी मैंने कहा भी था कि ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी है, ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिख रही है। फाइनल सेल रिएक्शन नीड नॉट लुक लाइक रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि इंडिविजुअल रिएक्शंस में रेडॉक्स पार्ट रेडी है, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ। तो ये हो गई सेल रिएक्शन। तो Ag plus Cl minus converted to AgCl, and this is how you say it, you talk about। अब बात आती है पोटेंशियल की। कर लो फाइंड आउट पोटेंशियल, कौन सी बड़ी बात है। कैसे? जरा इस वाले हाफ सेल को, ये तो क्या है? मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसे क्या लिख लो? Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस, कंसंट्रेशन C1। ऑफ कोर्स C1 इज इक्वल टू व्हाट? Ksp 10 की पावर माइनस 10 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 0.1 10 टू द पावर माइनस 9m। और राइट साइड में तो है ही मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। कौन? Ag प्लस Ag, जहां पर कंसंट्रेशन 0.1m है। तो इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर बनाओगे तो वो ऐसी आ जाएगी। देखो ये C1 और ये 0.1m, तो E कितना हो गया? 0 माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग ऑफ, अब सॉल्व करो खुद ही, कंसंट्रेशन C1 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन कंसंट्रेशन ये वाली Ag प्लस 0.1 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस 8 8 48 0.48 वोल्ट। दैट्स इट, यही आंसर है। आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल भी आ गया, सेल रिएक्शन भी आ गई। ये था मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में एक बड़ा फेमस हाफ सेल और होता है, उसे बोलते हैं कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। लिखो ये पूरी बात, और 5वां नंबर लिखो कैलोमल इलेक्ट्रोड। हालांकि कैलोमल इलेक्ट्रोड भी एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल ही है। लिखो फिफ्थ, कैलोमल हाफ सेल। और कैलोमल इलेक्ट्रोड मैंने कहा भी था पहले। वैसे तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वो मेटल रॉड डिपिंग इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। बट कई बार पूरे हाफ सेल को भी हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। व्हाट इज कैलोमल? कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड इज कॉल्ड कैलोमल। तो कैलोमल जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। ये एक वाइट सॉलिड है, वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, पानी में नहीं घुलता। तो ये एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड है।
तो ये जो कैलोमल हाफ सेल है क्या? कैलोमल हाफ सेल is an example of metal insoluble salt anion half cell. तो कैलोमल हाफ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल insoluble salt anion हाफ सेल, उसी का जो हम पढ़ के चुके हैं उसी का एग्जाम्पल है। क्या है ये? अरेंजमेंट कुछ आप स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऐसा बना सकते हो। बनाओ एक बार, पूरी बात की नोट करो। मैं एक बार जरा चेक कर लूं कट तो नहीं गया राइट साइड से। थोड़ा सा कट गया, मैं लोग कैमरे को जरा सा घुमा देता हूं। दोबारा तो क्या लिखूं? येलो आ गया? हाँ ठीक है, राइट। कैलोमल हाफ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटल insoluble salt anion हाफ सेल। मेटल कौन? नीचे मरकरी, लिक्विड मरकरी। लिक्विड मरकरी इज इन कॉन्टैक्ट, मेटल कौन है यहाँ? मरकरी, और मरकरी इज इन कॉन्टैक्ट विद द मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल जिसे बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड इज insoluble salt, स्पेरिंगली soluble salt, पानी में नहीं घुलता, ये पेस्ट ले लिया और ऊपर सॉल्यूशन कौन सा भरा हुआ है? के। गलत है, सही करो, करेक्शन करो। KCl, KCl भरा है तो KCl ही आएगा, वो KOH नहीं, KCl सॉल्यूशन है। तो देखो मेटल Hg, मेटल insoluble salt Hg2Cl2, माइनस नहीं है, डैश। सॉल्यूशन में कौन? क्लोराइड आयन। मेटल insoluble salt anion हाफ सेल। तो क्या है ये अल्टीमेटली मेटल insoluble salt anion हाफ सेल का एग्जाम्पल है, जिसमें वेरिएबल तो एक ही है, कौन? कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। बाकी तो ये सॉलिड है, एक्टिव मास इज कांस्टेंट, ये प्योर लिक्विड है, एक्टिव मास इज कांस्टेंट। और चूंकि KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और इन डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एक्सेस ऑफ Hg2Cl2, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू Hg2Cl2। और यदि किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसकी आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चों ने ये 11वीं कक्षा में पढ़ा हुआ होता है, कक्षा मतलब क्लास, 11th क्लास में बच्चों ने ये बात पढ़ी भी होती है कि मर्क्यूरस के जो सॉल्ट्स होते हैं, मर्क्यूरस सॉल्ट्स जो हैं वो 4 आयनों में नहीं टूटते, और मर्क्यूरस आयन एक डाइमरिक आयन है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें वेरी इंपॉर्टेंट करके। मर्क्यूरस salts are diamagnetic. Mercurous salts या mercurous ion are diamagnetic. Of course anion में यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, वरना mercurous ion में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, diamagnetic। तो होता क्या है? तो diamagnetic and has mercurous ion in dimeric form।
जैसे कौन, Hg2 कभी भी मर्क्यूरस आयन आया ना, आपको मर्क्यूरस आयन लिखना है तो आपको हमेशा Hg2 लिखना है, Hg+ नहीं लिखना है। तो इसका मतलब याद रहे, Hg2Cl2 सॉलिड है, उसका सैचुरेशन इक्विलिब्रियम अगर पानी में शो करोगे तो आपको ये शो करना है Hg2 प्लस 2Cl-, कितने आयन बनाओगे, 3 आयन बनाने हैं, 4 नहीं। सिमिलरली और एग्जाम्पल मर्क्यूरस सॉल्ट्स के, Hg2NO3 अगर ये सॉल्ट है, या ऐसे ले लो, मान लो मर्क्यूरस नाइट्रेट NO3 ट्वाइस एक्वस है, तो तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, Hg2 प्लस 2NO3-। मर्क्यूरस आयन इज प्रेजेंट इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखें, मर्क्यूरस आयन हमेशा टूटने के बाद डायमेरिक फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा, इट इज नॉट इन मोनोमेरिक फॉर्म। मर्क्यूरस आयन ये है, ये नहीं। Hg+ कभी नहीं लिखते, आपको क्या लिखना है, Hg2 ये पॉइंट आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम में आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP के क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब। जरा लिखियो ये पूरी बात। अभी तो हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, एनालिसिस अभी देखते हैं इसका कि अगर ये एनोड हाफ कैथोड हाफ दोनों की तरफ वर्क कर सकता है, रिएक्शंस क्या होंगी, दैट वी कैन राइट। तो पूरी बात नोट करो पहले, ये नोट इट डाउन। अच्छा ये क्या है जरा देखना, प्लेटिनम वायर फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अच्छा मैंने एक बार बताया था, ये क्या है, ये जो ये है ऊपर, ये क्या बना दिया सर, मैंने बताया था कांच की कवरिंग है, ये ग्लास कवरिंग, ग्लास बीड टाइप, ताकि ये प्लेटिनम के वायर को थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करे और थोड़ा वजन दे, एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इट इज डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन एंड हिले डुले ना। इसलिए मरकरी पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड और ऊपर KCl एक्वस सॉल्यूशन है विच इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू Hg2Cl2। ये कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होगी जैसा कि होता है इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये वाली बात नोट करो, मैं जरा हाफ सेल रिएक्शन और लिखूंगा, नोट इट डाउन। अब बात आती है कि ये है तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन टाइप ऑफ हाफ सेल, बहुत कॉमनली यूज होता है ये। तो एनोड में भी वर्क कर सकता है, कैथोड में भी वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरा वाला बाजू वाला हाफ सेल कौन है। मैं बता भी चुका हूँ, 2 हाफ सेल से मिला के अगर सेल बनाना है तो कैथोड उसको चुनो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या SRP ज़्यादा हो, एनोड उसे चुनो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो if it works as or acts as cathode, अगर ये कैथोड के रूप में वर्क करेगा तो रिडक्शन की बात करोगे तो कैसे, 2Hg लिक्विड मेटल प्लस 2Cl कैथोड में वर्क करवा रहे हैं, तो रिडक्शन होना है तो मेटल सॉल्ट Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस। और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फिर क्या होगा, रिडक्शन में वर्क कर रहा है Cl माइनस Hg2Cl2 Hg लिक्विड। अब लिक्विड तो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा नहीं, प्लेटिनम वायर है तो प्लेटिनम वायर एक्सट्रीम राइट में शो करना होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन कैथोड रिडक्शन हाफ इफ इट एक्ट्स एज एनोड। अगर ये एनोड में वर्क करेगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की तरह रिएक्शन को उल्टा कर दो, 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस कन्वर्टेड टू Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका IUPAC नोटेशन फिर क्या हो जाएगा, एनोड में उल्टा लिख दो, वो भी प्लेटिनम वायर Hg लिक्विड Hg2Cl2 सॉलिड Cl माइनस एक्वस। ये रिप्रेजेंटेशन है। क्यों,
प्लेटिनम इज इन कॉन्टैक्ट विद द मरकरी, मरकरी इज इन कॉन्टैक्ट विद द मर्क्यूरस क्लोराइड, एंड मर्क्यूरस क्लोराइड का ही एनायन है जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में हैं एंड दे आर सैचुरेटेड विद ईच अदर। क्लोराइड सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद Hg2Cl2। इन दोनों को साथ साथ ही शो करना है। तो कैसे ये तरीका था एनोड कैथोड में। अच्छा, इसी में दो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या मीनिंग है उसका वो भी देखेंगे। इसको हटा देते हैं, पता नोट करो ये वाली बात। इसमें दो टर्म बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, नॉर्मल और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि वेरिएबल तो एक ही था, कौन? KCl की कंसंट्रेशन। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ KCl इज 1m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl इज इक्वल टू 1m, तो कहलाएगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज 1m। अच्छा, एक और टर्म यूज करते हैं, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब यह हुआ कि दिस KCl इज सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद KCl। KCl aqueous solution is saturated with KCl solid। तो aqueous KCl solution is saturated with KCl, तो कहलाएगा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अच्छा नहीं, सुनो, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड मतलब इट इज सैचुरेटेड विद Hg2Cl2। अरे नहीं, चाहे वो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड हो या सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हो, KCl चूंकि कांटेक्ट में है Hg2Cl2 एक्सिस के, तो वो Hg2Cl2 के साथ तो हमेशा सैचुरेट रहेगा। तो Hg2Cl2 के साथ सैचुरेशन तो यहां भी है और यहां भी है, बट सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद KCl, मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम जितना KCl घुल सकता था आपने घोल दिया है इनटू द KCl सॉल्यूशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड में KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद KCl एज वेल एज सैचुरेटेड विद Hg2Cl2, जबकि नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड में KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद ओनली Hg2Cl2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। गहराई समझो पॉइंट की, उसको समझो, समझ के खुश हो, अप्रिशिएट भी करो इस बात को कि हाँ ये थी गहराई वाली बात जो मुझे अब समझ में आई है। तो गाइज ये था मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल कंप्लीट हो गया और उसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड भी हो गया। गैल्वेनिक सेल होने को है। गैल्वेनिक सेल में आप बस बात करेंगे कि सेल है तो सेल रिएक्शन के कुछ पैरामीटर्स भी होंगे, जैसे डेल्टा H, डेल्टा G और डेल्टा S। हाउ टू फाइंड आउट, चलो वो भी लिखते हैं। लिखो हेडिंग थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। लिखो, नोट करो इस पूरी बात को। लास्ट है बस, ये गैल्वेनिक सेल खत्म होने को है। चैप्टर के 3 पार्ट थे, 3 पार्ट पढ़ने होते हैं। गैल्वेनिक सेल खत्म होने का है, यही बिगेस्ट पार्ट था। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो जल्दी हो जाएगा विद इन 2 लेक्चर्स लाइक। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसमें भी 2.5-3 लेक्चर तो लगते हैं पढ़ने में। तो हेडिंग लिखो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कौन, जैसे डेल्टा H या डेल्टा G, डेल्टा S ऑफ सेल रिएक्शन
भाई गैल्वेनिक सेल में कोई सेल रिएक्शन हो रही है तो उस सेल रिएक्शन में कुछ तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होंगे। उस रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करें? कैसे फाइंड आउट करें? मान लो कोई सेल रिएक्शन है, कंसिडर द सेल रिएक्शन। मान लो कोई जनरल सेल रिएक्शन ले ली, मान लो ए प्लस बी सी सी डी डी। अच्छा डेल्टा जी तो इसका पता ही होता है, डेल्टा जी तो क्या था, डेल्टा जी या डेल्टा जी आर? आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, भाई सेल रिएक्शन है तो गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, इसे तो बोलते हैं नॉन पीवी वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यही तो बोलते हो, तो एक फॉर्मूला तो यही हो गया। अब चाहिए हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस। अच्छा एक बात तो सुनो, इसको जरा डिफरेंशिएट तो करो, डी अपॉन डी टी टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करो। और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी पहले एक बार लिख लो, इज इक्वल टू माइनस एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी। अच्छा ये डी ई सेल अपॉन डी टी जो टर्म है, ये डी ई सेल अपॉन डी टी is called temperature coefficient of cell EMF. डी सेल अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF, जिसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर वोल्टेज है नीचे टेम्परेचर है, तो यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर केल्विन और वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस टेम्परेचर, डिफरेंस टेम्परेचर नहीं। तो डी ई सेल अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF। तो ये होती है वैल्यू। अच्छा डेल्टा जी का फॉर्मूला एक पता होता है आपको, डी अपॉन डी टी डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर। डेल्टा एच आर इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड डेल्टा एस आर इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। यूजुअल नोटेशंस हैं, तो दिस इज माइनस एन एफ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशियल तो हुआ ही नहीं, डी ई सेल अपॉन डी टी। अब इस पूरे एनालिसिस में डेल्टा एच आर एंड डेल्टा एस आर टेकन कांस्टेंट। वैसे कांस्टेंट होते नहीं हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। किरचॉफ्स इक्वेशन होती है, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चे। तो डेल्टा एच आर एंड डेल्टा एस आर टेकन कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर ऐसा है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो, माइनस डिफरेंशिएट करोगे तो टी हट गया, तो क्या आ गया, माइनस डेल्टा एस आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी। तो एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, व्हाट, डेल्टा एस आर इज इक्वल टू एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी। गाइस ये है दूसरा फॉर्मूला। अब सुनो, यहां से यहां आओ, डेल्टा जी आ गया, डेल्टा एस आ गया, और आपको तो पता है फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच आर कितना हो गया, डेल्टा जी आर माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी से और मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एस आर को, तो एन एफ टी डी ई सेल अपॉन डी टी। आ गए सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, कर लिए डिराइव। वैसे ये रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद करनी, ये तो याद है ही। अरे इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल। ये याद कर लो आप कि एंट्रोपी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन इज इक्वल टू एन इंटू एफ, जो कि कांस्टेंट है फॉर द गिवन रिएक्शन, डी ई सेल अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा आपको दिया हुआ होगा, या तो ई सेल का फंक्शन दिया होगा तो डिफरेंशिएट कर लोगे, यू कैन फाइंड आउट। आ गया डेल्टा एस आर, बाकी तो पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस आपने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा जी आपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा एच चाहिए तो बस यहीं से कैलकुलेट कर लो। लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स फॉर द सेल रिएक्शन।
तो गाइज ये था, इसके ऊपर चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन EMF ऑफ सेल रिएक्शन दी हुई है, ए सॉलिड प्लस B2 प्लस एक्वस, A2 प्लस एक्वस प्लस B सॉलिड इज 1 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। फाइंड डेल्टा G, डेल्टा H एंड एंट्रोपी चेंज डेल्टा S फॉर द सेल रिएक्शन if temperature coefficient of cell EMF is 5 into 10 to the power minus 5 वोल्ट पर केल्विन। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। हमने अभी आपको बताया ही है कि किसी सेल रिएक्शन के लिए अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जैसे डेल्टा G, डेल्टा H और डेल्टा S वी कैन कैलकुलेट, फॉर्मूले बताए ही थे आपको अभी। तो जरा देखो, अच्छा डेल्टा G का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस NFE सेल, माइनस NFE सेल। अच्छा N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू 2 है, तो माइनस 2 इंटू F 96,500 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू इंटू E सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 वोल्ट। तो वैल्यू अगर आप डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये जूल हो गया ऐसा यूनिट में, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो जूल बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 6 12 13 193 माइनस 193 किलो जूल पर मोल। हमेशा इनकी डेल्टा G, डेल्टा H की यूनिट पर मोल ही होती है। पर मोल का मतलब पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया डेल्टा G। अच्छा डेल्टा S का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था वो? NFDE सेल अपॉन dt। और ये कौन है DE सेल अपॉन dt? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल EMF 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो n की वैल्यू 2 थी, 96,500 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 मतलब 9.65 जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल इंडिकेट्स पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो 9.65 जूल पर केल्विन पर मोल। ये है वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज। ये जूल में है, ये किलो जूल में है। अब आप एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो तो जनरल फॉर्मूले से ही कर लो। क्या आपको पता है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ से अगर डेल्टा H चाहिए तो डेल्टा G माइनस 193 किलो जूल प्लस T 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, इंटू डेल्टा S 9.65। भूलना मत 1000 से डिवाइड करने के लिए किलो जूल। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मैं बता ही देता हूँ क्या आती है। दिस वैल्यू कम्स आउट टू माइनस 190.12 किलो जूल पर मोल। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, प्रोवाइडेड यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। खासकर ये फॉर्मूला अगर याद है, ये तो याद हो ही गया होगा अब तक, ये फॉर्मूला याद है तो फिर डेल्टा H की वैल्यू हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज ये था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज ओवर। सबसे बड़ा पार्ट था ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट चैप्टर का, गैल्वेनिक सेल। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हेडिंग लिखें, पहले नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं, फिर दोबारा लिख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल a non-spontaneous reaction is made to move forward. Non-spontaneous reaction है, आगे तो जाएगी नहीं, is made to move forward by supplying electrical energy from बैटरी। एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं फ्रॉम द बैटरी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज मेड टू मूव फॉरवर्ड बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी। ये काम करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस occurs in electrolytic cell। अब एक नया शब्द आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन Electrolysis is an electrolytic decomposition of an electrolyte। किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो जैसे ये है, ये एक सेल लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये। अब मान लो इसमें एक प्लेट ये ले ली, या मान लो रॉड ही ले लो, चल जाएगी। ये इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl ले लिया, मोल्टन। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, मोल्टन मतलब फ्यूज्ड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पिघला हुआ। और ये मान लो इलेक्ट्रोलाइट है और यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, माइनस प्लस टर्मिनल। तो ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई एज इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड दिस इज पॉजिटिव। अब मोल्टन NaCl में Na प्लस कैटायन है, Cl माइनस एनायन है, Na प्लस कैटायन, Cl माइनस एनायन। तो ऑब्वियसली Na प्लस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और Cl माइनस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये आपने बैटरी से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, बाहर से बैटरी से एनर्जी सप्लाई की। तो Na प्लस Cl माइनस ये मूव करेंगे और मूव करने के बाद दे विल गेट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली। तो रिएक्शन क्या होगी? अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां रिडक्शन होगा। तो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। मैं चेक कर लूं, ये कट तो नहीं रहा लेफ्ट में, देखें एक बार। नहीं आ गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉलिड लिक्विड और मोल्टन NaCl। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो देखो क्या हुआ। एट एनोड, एट कैथोड। कैथोड हमेशा वो होता है जो रिडक्शन, जहां पर रिडक्शन हो तो रिडक्शन होगा। तो सोडियम आयन इज रिड्यूस्ड बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए एंड रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो दीज आर सोडियम
मेटल इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 गैस प्लस दिस इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बन गई, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, Na प्लस Cl माइनस कन्वर्टेड टू Na प्लस हाफ Cl2। ये है सेल रिएक्शन। अब ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन है तो अपने आप ही सोडियम और क्लोरीन गैस लिबरेट कर देगा, नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है बाहर से आपने और रिएक्शन को क्या बनवा दिया, स्पॉन्टेनियस। कैसे स्पॉन्टेनियस, जरा ध्यान दो, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का डेल्टा जी वैसे तो पॉजिटिव था, इस रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। अपने आप में ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी। मान लो ये डेल्टा जी था और इससे जो इसका मान लो ई सेल है, चेक करना पड़ता है कि नीचे से कट तो नहीं रहा, ये बच गया। ई सेल जो है, मान लो ये अब जब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल तो नेगेटिव आएगा ना। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, -1 वोल्ट है मान लो, एज्यूम, मान लो ई सेल -1 वोल्ट है इस वाली रिएक्शन का। अब ये रिएक्शन अपने आप तो न जाएगी, तो आप बैटरी से बाहर से मोर देन 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओ ताकि तो ओवरऑल ई क्या हो जाए, पॉजिटिव। मान लो ये डेल्टा जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ x थी, x किलो जूल पर मोल, तो फिर बैटरी से कितना डेल्टा जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बैटरी विल गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तो बैटरी का डेल्टा जी कितना खर्च हो जाना चाहिए, इवन मोर नेगेटिव देन -x, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए, नेगेटिव, एंड द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस, सो दैट ई सेल बिकम्स पॉजिटिव। आप समझे नहीं क्या बात कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उसको जबरदस्ती फॉरवर्ड मूव करवाया जाता है, अपने आप तो ना मूव करेगी, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, बैटरी से एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। इलेक्ट्रोलिसिस होता है फिर वो, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या मिला, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैसेज इवॉल्व्ड आउट। अब जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन थी सेल रिएक्शन, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव था x किलो जूल पर मोल और इसका ई सेल नेगेटिव था, मान लो 1 वोल्ट। अरे आइडिया के लिए ये कुछ जरूरी थोड़ी है 1 वोल्ट हो, मैं तो समझाने के लिए बात कर रहे हैं, एज्यूम कर दिया हमने। तो इसका मतलब अगर डेल्टा जी ये x था, x को भी चलो मैं 100 मान लो, 100 किलो जूल, इस रिएक्शन का डेल्टा जी +100 था, तो रिएक्शन तो ना जाएगी फॉरवर्ड में, तो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, डेल्टा जी इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी की डेल्टा जी -100 से भी और कम होना चाहिए, मोर नेगेटिव होना चाहिए, -101 तो हुई, ताकि ये +100 और वो बैटरी की एनर्जी -101 दोनों का समीशन हो जाए, तो क्या हो जाए, ओवरऑल डेल्टा जी -1 हो गया ना, माइनस, नाउ इक्विलिब्रियम और रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल का उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको फॉरवर्ड मूव कराना है तो अपने आप तो जाएगी नहीं, फूंक मार के तो काम चलेगा नहीं, बाहर से अच्छी खासी हाई एनर्जी देनी पड़ती है बैटरी से, और बैटरी की एनर्जी खर्च होती है, तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बना के आगे मूव करवाते हैं। अगर किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी +100 था, तो बैटरी से खर्च होने वाला डेल्टा जी -101 या उससे भी और कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, if a non-spontaneous process is clubbed with highly spontaneous process, then the overall process becomes spontaneous. This is the meaning here applicable in case of galvanic, in case of electrolytic cell. तो ये था गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज बैटरी। तो बैटरी से एनर्जी खर्च करवा के तब प्रोसेस को मूव करवाया जाता है। मेटलर्जी में दिस प्रोसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इलेक्ट्रोलिसिस से सो मेनी मेटल्स आर ऑब्टेन्ड, सोडियम हुई, पोटेशियम हुई, कैल्शियम हुई, एल्यूमिनियम हुई। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी तो आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से होती है,
खूब क्वेश्चन आते हैं जेई में, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे आर क्वेश्चन इन हॉल-हेराल्ड प्रोसेस। हॉल-हेराल्ड प्रोसेस इज एल्यूमिना होता है Al2O3 प्योर एल्यूमिना, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन होती है हमें। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बाहर से बैटरियों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है उस प्रोसेस में, दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज ए कॉस्टलियर मेटल, कॉस्टलियर देन आयरन, इवन दो एल्यूमिनियम इज मोर अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट देन आयरन। जमीन के अंदर जो अर्थ क्रस्ट है उसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज ज़्यादा है आयरन की परसेंटेज से, बट फिर भी जब प्रोसेसिंग करने के बाद मेटल मिलती है हमें तो लोहे की चीज़ें सस्ती होती हैं एंड एल्यूमिनियम इज कॉस्टलियर। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग एंड द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ आयरन। खैर ये सब बात तो हम खूब डिटेल में करेंगे, कब? व्हेन वी टॉक अबाउट मेटलर्जी। अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी हैव डिफाइंड। गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये सेल रिएक्शन थी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल का सब कुछ उल्टा होता है यहाँ। जैसे यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या था? पॉजिटिव, और एनोड था नेगेटिव। यहाँ कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। तो ये लिख भी लो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड, वहां जो रिडक्शन हुआ, ये डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होगा। और कैथोड क्या है? नेगेटिव, और एनोड क्या है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाते हैं एज दे आर कनेक्टेड फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक। अच्छा ये बहुत आसान सा केस लिया हमने मोल्टन NaCl का। एक्वस सॉल्यूशन का केस भी लेंगे थोड़ा बाद में, वहाँ पानी भी है, वाटर ऑल्सो कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन और एज वेल एज रिडक्शन। ये तो एक सबसे आसान केस था कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड में Na+ ही एक स्पीशीज़ है जिसका रिडक्शन हो सकता है, Cl- ही एक स्पीशीज़ है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो सोचने की बात ही नहीं है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, एक एक स्पीशीज़ ही हैं, वो हमने करा दिया एंड यू गेट लाइक दिस। बट जब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं तो फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये तो एक अच्छा खासा एक बड़ा सवाल बनता है। दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल डिपोजिशन। आएंगे उस पर भी, पढ़ना है वो भी। पूरी बात नोट करो, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में अब हमें बात करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। फैराडेज लॉज क्या हैं? और फैराडेज लॉज देखो ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा सोडियम मिलेगा, उतनी ज़्यादा क्लोरीन गैस मिलेगी। तो ये सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनको लिख भी दो, मार्क करो। सोडियम एंड क्लोरीन दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दीज आर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए बात करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। ये नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये नियम? दीज लॉज आर अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। दो नियम हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है ये कि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्टेन होंगे एट एन इलेक्ट्रोड। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड
mass of the product of electrolysis at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity or charge supplied from battery. तो लिखो mass of product of electrolysis at an electrode, mass of product of electrolysis at an electrode is directly proportional to the quantity of इलेक्ट्रिसिटी. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज. तो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is directly proportional to the quantity of electricity ब्रैकेट में चार्ज supplied from battery. तो देखो ये है mass of product of electrolysis at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity supplied from battery. तो मान लो कोई इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड हो या एनोड हो, किसी पर भी एप्लीकेबल है, ये कैथोड पे भी और एनोड पे भी. तो किसी एक इलेक्ट्रोड पर जो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड फ्रॉम बैटरी. तो W इज द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. और Q क्या होता है? करंट I सप्लाइड फॉर द टाइम पीरियड T. I is the current and T is the time in second where the current has been supplied. So this is the mass of the product of electrolysis. यही से एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z इंटू I इंटू T एंड दिस Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है किसी इलेक्ट्रोड पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, उस सब्सटेंस का ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ब्रैकेट में ECE. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड. इसका मतलब 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्रॉम बैटरी इज सप्लाइड फॉर 1 सेकेंड, तो हाउ मच ऑफ द चार्ज इज पास्ड? 1 कूलम्ब. अगर 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर द 1 सेकेंड, देन हाउ मच ऑफ द चार्ज इज पास्ड? 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड. तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब. तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास कराओगे तो Z किसके बराबर हो जाएगा? इन दैट केस Z becomes equal to W, the mass of product of electrolysis. इसका मतलब what is the ECE defined as? तो ECE of a substance is defined as the mass of the product of electrolysis obtained when 1 coulomb charge is supplied from battery. तो लिखो इस बात को, ECE of a substance, ECE मतलब W, is defined as mass of product of electrolysis ECE मतलब Z of a substance is defined as the mass of product of electrolysis when 1 coulomb charge is supplied from battery. अगर बैटरी से 1 कूलम्ब चार्ज सप्लाई किया जाए और इलेक्ट्रोलिसिस हो, तो जो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनेगा दैट इज कॉल्ड ECE. ECE मतलब Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. बट ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कोई बहुत अच्छा कन्वीनियंट टर्म नहीं है. इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द मोर कन्वीनियंट टर्म दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते भी हैं, तो पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन.
अब ये मैंने अभी अभी एक बात कही कि ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, ये कोई बहुत कन्वीनियंट टर्म नहीं है। हम उसको उड़ा देंगे, इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। हम इसको इससे बेहतर एक टर्म यूज़ करेंगे जिसे कैलकुलेट करना आसान है, फॉर्मूला भी ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा। कौन? इक्विवेलेंट वेट, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफाइन कैसे होता है? 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो 1 फैराडे ये सभी जानते हैं, और 1F चार्ज इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो इसका मतलब 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 6.022 10 to the power 23 1 मोल, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 to the power -19 कूलम्ब। मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 96,500 कूलम्ब, जो कि ऑलरेडी आप यूज भी कर चुके हो गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चंस में। F की वैल्यू तो 1F इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये पता भी होती है आपको। तो ये है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला होता है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 1 मोल ऑफ चार्ज कैन प्रोड्यूस द मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन प्रोड्यूस मास ऑफ अ सब्सटेंस equal to equivalent weight of substance, equivalent weight E of a substance। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ये होती है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी रेडॉक्स हाफ के अंदर या रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर उतना मास सब्सटेंस का प्रोड्यूस करता है, जिसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन ये है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मास ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास एक ही बात होती है, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होती है ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस मास विल बी प्रोड्यूस्ड E ग्राम बाई 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराडे मीन्स और 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू E ग्राम, where E is the equivalent weight। ये परिभाषा है equivalent weight की। equivalent weight of a substance is that mass produced during electrolysis when 1 फैराडे of electricity is supplied। ये परिभाषा है। तो फिर 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी कितना मास प्रोड्यूस करेगा? तो E अपॉन 96,500 इतने ग्राम सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। और आपको पता है अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने कि 1 कूलम्ब चार्ज पास करने पर जो भी मास प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं ECE जेड। अरे यही तो डेफिनेशन थी कि 1 कूलम्ब चार्ज पास करने पर जो मास बनता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज कॉल्ड ECE। और ये आपने अभी प्रूव किया है कि 1 कूलम्ब चार्ज से कितना मास ऑब्टेन होता है सब्सटेंस का? E अपॉन 96,500 विच इज इक्वल टू जेड। तो बताओ फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला फिर आ गया हमारे पास व्हाट? मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू क्या था वो? Z इंटू I इंटू T। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू I इंटू T। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। अच्छा, इसी में एक और चीज आती है।
अब से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, भूल जाओ ई को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या था। नहीं, डेफिनेशन तो याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ऐसा थोड़ी है कि पूछेंगे नहीं। सिलेबस में ऐसा थोड़ी लिख के आता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, वी विल नेवर आस्क क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ऐसा थोड़ी होता है। बट जेड इज ए unconventional term, it is not commonly used. Most commonly is E equivalent weight of the substance. तो W is equal to ये, अच्छा ये तो जब है जब एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी इज 100%, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लॉसेज होते हैं। बैटरी से आपने कुछ करंट भेजी, पता चला वो कुछ लॉसेज हो गए, उसमें करंट के लॉसेज हो गए, और पता चला कि जो चार्ज हमने अगर 100 कूलम्ब भेजा था तो नीचे पहुँचते पहुँचते 80 कूलम्ब भी पहुँचा, तो करंट एफिशिएंसी कितनी हो गई? 80%। तो कई बार करंट एफिशिएंसी दी हुई होती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 कूलम इंटू I इंटू T इंटू एफिशिएंसी, वेयर इसको ईटा पढ़ते हैं, ईटा करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी। अच्छा, क्वेश्चंस में अगर करंट एफिशिएंसी के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो वी विल एज्यूम करंट एफिशिएंसी टू बी 100% एंड ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईटा? 1। करंट एफिशिएंसी 100%, तो देयर आर नो लॉसेस एट ऑल, बट कुछ ना कुछ तो लॉसेस होते ही हैं। कई क्वेश्चंस में कई बार दिया हुआ होता है कि करंट एफिशिएंसी 70% है, तो ईटा की क्या वैल्यू लोगे? 0.7। तो गाइज ये था मेन फॉर्मूला, ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसमें और भी बातें कहेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड लॉ भी कहेंगे। फैराडेज के 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज बस यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।